चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट का बेसिक एक इंट्रोडक्शन हुआ था, और हमने ये देखा था कि जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे लिखते हैं। तो हमने आपको बताया भी था लास्ट टाइम पे कि जावास्क्रिप्ट का कोड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में ही एम्बेड किया जाता है, डॉक्यूमेंट में ही लिखा जाता है। लेकिन उस डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए, उस कंटेंट को लिखने के लिए बॉडी टैग के अंदर एक नया टैग बनाया जाता है जिसे हम स्क्रिप्ट टैग कहते हैं। हमने लास्ट टाइम आपको एक एग्जाम्पल दिखाया था कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। स्क्रिप्ट टैग जो कि आपका ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, और उसके अंदर जावा स्क्रिप्ट का पूरा कोड लिखा जाता है। लेकिन जैसा कि हम बार बार बात करते हैं कि जावा स्क्रिप्ट भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज मतलब वो अपने कन्वेंशंस के साथ आती है, अपने रूल्स के साथ आती है। उसके खुद के कुछ बहुत सारे उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, और उनके खुद के रूल्स हैं। जैसे एचटीएमएल जब आपने पढ़ा तो वो भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी। एक्चुअली मतलब एक ड्राफ्टिंग लैंग्वेज थी जिसमें कि आप बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो एचटीएमएल में भी कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। आपको पता है कि जो कुछ लिखना है वो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से लिखना है, जैसे मार्कअप और आपको टैग्स का यूज करना है। तो हाइपरलिंक्स का यूज करना है और मार्कअप्स का मतलब टैग्स का यूज करना है। तो ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन में ही लिखना है। और आपको उस समय पे एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय ये पता होता है कि कौन सा टैग हमारा ओपनिंग क्लोजिंग दोनों मांगता है, कौन सा टैग क्लोजिंग टैग ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है। माने एचटीएमएल में काम करने के भी रूल्स से ये बात अलग है कि वहां पे रूल्स बहुत ही ज्यादा कम, बहुत कम थे, और बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है। बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान ही नहीं देना होता, इसीलिए तो एचटीएमएल इज वेरी इजी टू लर्न। फिर आपने सीएसएस पढ़ा, तो सीएसएस में भी आपने देखा कि भाई उनके भी रूल्स हैं। तो उन रूल्स को फॉलो करके ही आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी कुछ भी लिख दें तो वो हो जाए। जो काम आप करना चाहते हैं उस काम को प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स के साथ उनको फॉलो करते हुए करेंगे, तो ही आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। अब जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो आपकी वेब पेज को एक एक्टिविटी परफॉर्म करने में हेल्प करता है, उसको डायनेमिक फीचर देता है। तो यहाँ पर इस लैंग्वेज को पढ़ने के में काम करने के भी अपने रूल्स हैं। जैसे सबसे पहला रूल तो यही है कि आप जावास्क्रिप्ट का कोड जब भी अपने प्रोग्राम में लिखेंगे उसको आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखना है। लेकिन अब अंदर लिखना है तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारे रूल्स भी पता होने चाहिए। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले जो इनिशियल एक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो होता है उसका कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट का मतलब क्या है कि आप किस किस तरह के कैरेक्टर्स उस लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें अपनी रोज की बोले जाने वाली लैंग्वेज की, जैसे हिंदी है या इंग्लिश है, तो आपको पता है कि भैया हिंदी में जो होते हैं अक्षर होते हैं, और ये अक्षर भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, स्वर है, व्यंजन है। और इनको आप मात्राओं और बहुत सारी चीजों के साथ में मिला करके यूज करते हैं। तब इन अक्षरों को कंबाइन करके वर्ड्स फ्रेम होते हैं, और वर्ड्स को फ्रेम करके आप सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस के साथ पैराग्राफ्स बनाते हैं। फिर उनके रूल्स हैं कि कहाँ पर अगर शॉर्ट ब्रेक लेना है तो कॉमा लगाया जाएगा, लॉन्ग ब्रेक है तो आप फुल स्टॉप यूज करोगे, अगर आपको नए पैराग्राफ से स्टार्ट करना है तो नई लाइन से स्टार्ट करना है। माने वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसी तरह से किसी भी लैंग्वेज की तरह जावा स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है, इसका भी अपना कैरेक्टर सेट है। कैरेक्टर सेट में आप अल्फाबेट्स यूज करते हैं, कैरेक्टर सेट में आप डिजिट्स का भी यूज करते हैं, और स्पेशल सिंबल्स का भी यूज करते हैं। अल्फाबेट्स के बारे में ए टू जेड जो भी अल्फाबेट्स है कोई भी यूज करेंगे, मगर यहाँ पर अल्फाबेट्स को यूज करते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जावा स्क्रिप्ट इज हाईली केस सेंसिटिव लैंग्वेज। हाईली केस सेंसिटिव लैंग्वेज होने का मतलब ये है कि इसमें आपका जो पहले से रूल डिफाइन है, जैसे कोई वर्ड आप लिख रहे हैं, कोई कीवर्ड आप लिख रहे हैं, तो वो अगर आपको पहले से बताया गया है कि ये लोअर केस में लिखना है, तो उसे आपको लोअर केस में ही लिखना है। ऐसे ही अगर आप अपने प्रोग्राम में सपोज कोई अल्फाबेट लिखते हैं, सपोज आपने ए लिखा, और जब आपने प्रोग्राम शुरू किया था, स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपना कोड लिखना स्टार्ट किया था, तो आपने उस ए को स्मॉल ए की तरह से लिखा था। तो अगर आपने स्टार्टिंग में एक वैल्यू ली है और उसको ए, स्मॉल ए के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पूरे के पूरे कोड में वो स्मॉल ए ही रहेगा। उसका केस आप चेंज नहीं कर सकते कि उसे अपर केस में लिख दें। और आप सोचें फर्क क्या पड़ना है, ए ही तो है, भले ही लोअर में लिखा जाए या अपर में लिखा जाए, क्योंकि एचटीएमएल में ये सारे रूल्स थे ही नहीं, तो हम बड़े कैजुअल रहते हैं इन चीजों को लेके। एचटीएमएल में बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है इस चीज को लेके कि वहां केस सेंसिटिविटी है ही नहीं। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्योंकि हाईली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, लाइक मेनी अदर लैंग्वेजेस,
तो यहाँ पर अगर आपने स्मॉल ए से किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है स्टार्टिंग में, तो थ्रू आउट द कोड आपको वो स्मॉल ए ही लेना है। अगर आपने अपर केस कैपिटल लेटर लिया है, कैपिटल ए लिया है, तो पूरे प्रोग्राम में आपको कैपिटल ए ही लेना है। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन जो होता है किसी भी वैल्यू का, किसी के मतलब सपोज आपने कहा आइडेंटिफिकेशन ए का हो रहा है, तो ए और ए यानी कैपिटल और स्मॉल ए दोनों डिफरेंट होते हैं। वैल्यूज को स्टोर करने के लिए जो आपने यहाँ पर ए लिया है, तो वो स्मॉल ए का अपना आस्काई कोड डिफरेंट होता है, कैपिटल ए का आस्काई कोड डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट आस्काई कोड्स होने की वजह से सिस्टम उन्हें डिफरेंट कैरेक्टर्स की तरह एक्सेप्ट करता है। तो सिमिलैरिटी नहीं है, आइडेंटिकल नहीं होते हैं स्मॉल ए और कैपिटल ए। तो शुरुआत से ही हम इस चीज का एक नियम बना लेते हैं, एक रूल बना लेते हैं कि अगर केस सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है और इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब भी कोई वैल्यूज यूज करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उनको जिसके थ्रू भी रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम लोअर केस में ही लिख लेते हैं कि वाई टू क्रिएट कंफ्यूजन। हम नियम बना लेते हैं, हम लोअर केस का यूज करेंगे। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आपको पहले से पता ही होना चाहिए कि ये कौन से केस में लिखनी है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कैरेक्टर सेट में अल्फाबेट्स को लेकर के आपको बहुत अलर्ट रहना है। दूसरी चीज होती है इसमें नंबर्स। तो नंबर्स को यूज करने का एज सच कोई उनके केसेस की बात नहीं है, नंबर्स को आप सिंपल नंबर्स की तरह ही लिखते हैं। और स्पेशल सिंबल्स में यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे हिंदी या इंग्लिश में कॉमा है, हिंदी में पूर्ण विराम है, या कहीं कहीं आप सेमी कोलन लगाते हैं या कोलन लगाते हैं या कोट्स लगाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी बहुत सारे सिंबल्स हैं जो आप यूज करेंगे। आप करली ब्रेसेस यूज करेंगे, सेमी कोलन यूज करेंगे, कोलन भी कई जगह पर यूज होता है। तो कहाँ कहाँ पर कौन से सिंबल्स यूज होते हैं वो हम अपने नेक्स्ट आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर सेट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए किसी भी लैंग्वेज में, दैट इज अ वेरिएबल। व्हाट इज अ वेरिएबल? तो वेरिएबल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि समथिंग दैट कैन वेरी, एक ऐसी चीज जो वेरी हो सकती है, जिसे बदला जा सकता है। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के साथ साथ जिसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसको वेरिएबल कहते हैं। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। देखिए, अब आप जावास्क्रिप्ट का अगर कोड यूज कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं अपने वेब पेज में, इसका मतलब आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो एक्टिविटी क्या होगी? जब आपकी वेबसाइट चल रही होगी, वेब पेज एक्सप्लोर हो रहा होगा, तो एक्टिविटी में आप वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे होंगे, जैसे कि आप फॉर्म में वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। तो आप फॉर्म तो बना देते हैं, आपको तो नहीं पता यूजर अपना नाम क्या देगा। या जब आप खुद कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होते हैं, तो उसको थोड़ी पता है कि निलिया श्रीवास्तव फॉर्म भरेंगी, कि प्रीति प्रिया भरेंगी, कि गरिमा भरेंगी, या अतुल भरेंगे, कोई भी भरेंगे। वो तो कहता है आप अपना नाम एंटर कीजिए। एटीएम मशीन में जब आप पैसे निकालने जाते हैं, उसको तो नहीं पता कि आप कितने रुपए निकालने वाले हैं, वो तो कहता है आप अमाउंट फीड कीजिए। तो बहुत बार कोई प्रोग्रामिंग करते समय हमें बाहर से, माने यूजर से वैल्यूज एक्सेप्ट करनी होती हैं। वो वैल्यूज विच मतलब हम जिनको जानते भी नहीं है, वी आर अननोन अबाउट देम, हमें नहीं पता कि वो क्या वैल्यू होगी। तो ऐसी वैल्यू को स्टोर करना पड़ता है। भाई अगर हम पूछ रहे हैं, अब एटीएम मशीन में आपसे पूछा जाता है कि आप कितने रुपए निकालने वाले हैं, तो आप जो वैल्यू डाल देते हैं, आपने लिख दिया 5000, तो वो 5000 आपने तो फीड किया, लेकिन उसको कैसे पता चले कि 5000 है, और वो उस 5000 वैल्यू को प्रोसेस कैसे करेगा? तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा मेमोरी में। भले ही टेम्परेरीली स्टोर करना है, परमानेंट स्टोरेज नहीं होता है। टेम्परेरीली स्टोर हुआ, जब तक आपका ट्रांजैक्शन हुआ वो वैल्यू उसकी मेमोरी में रहेगी। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन खत्म करेंगे, मेमोरी वैनिश हो जाएगी और रिफ्रेश होकर नई वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी। पर ये वैल्यू, और इसीलिए तो ये वैल्यू क्योंकि बार बार बदल रही है, हर इंसान 5000 रुपए नहीं निकालता, जरूरत के हिसाब से निकालता है। तो कोई 5000 निकाल रहा है, कोई 1000 निकाल रहा है, कोई 2000 निकाल रहा है, कोई 500 ही रुपए निकाल रहा है। तो इसीलिए तो कहा गया कि वो वैल्यू जिसको कि आप बदल सकते हैं, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। पर अब ये होती क्या है, वेरिएबल एक तरीके के कंटेनर्स होते हैं। किस चीज के कंटेनर होते हैं? मेमोरी में ये कंटेनर्स बना दिए जाते हैं डाटा वैल्यू को स्टोर कराने के लिए, उनको वेरिएबल कहा जाता है। तो जब जब हम बाहर से कोई वैल्यू एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जैसे एटीएम का तो हम अक्सर एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि अपनी एक वेबसाइट बनाइए कैलकुलेशंस के लिए, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की। अब उसमें आपसे कह दिया जाए कि एक पेज बनाइए जिसमें यूजर से आप नंबर लीजिए, 2 नंबर एक्सेप्ट कीजिए और उनको ऐड करके प्रिंट कराइए।
अब अभी आपने वेब पेज तो बहुत बनाना सीख लिया, थोड़ा बहुत सीएसएस भी आपको, जिन लोगों ने किया है अपना सीएसएस वगैरह भी पता है आपको कि क्या होता है सीएसएस और कैसे यूज करते हैं। लेकिन आपने इन सब चीजों के थ्रू सिर्फ ये डिसाइड किया कि क्या क्या चीजें कहाँ पर होंगी और कैसी दिखेंगी, लेकिन अभी तक आपने कोई कैलकुलेशन या इस तरह की चीज नहीं की कि आप यूजर से वैल्यू ले रहे हैं और वो उस प्रोसेस हो रही है, आपने प्रोसेसिंग नहीं की वैल्यूज में। पर अब अगर हम आपसे कह दें कि एक वेब पेज बनाइए जिसमें यूजर से 2 नंबर मांगिए और उन 2 नंबर्स को एक्सेप्ट करके आप उन्हें ऐड करके उनका सम प्रिंट कीजिए। तो अब अगर आप वेब पेज बना रहे हो और यूजर से कह रहे हो कि फर्स्ट वैल्यू एंटर करें, सेकंड वैल्यू एंटर करें, तो पेज देखते ही यूजर तो आपके नंबर एंटर करना शुरू कर देगा, 2 2 नंबर दे देगा आपको। लेकिन आपको वो नंबर कैसे मिलेंगे? तो वो 2 वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको मेमोरी में 2 कंटेनर बनाने पड़ेंगे, ये आपको डिफाइन करने पड़ेंगे एज अ प्रोग्रामर। वो 2 कंटेनर जब आप डिफाइन कर देंगे, तो कंटेनर का मतलब है कि आप 2 लोकेशन डिसाइड कर लेते हैं मेमोरी में कि भाई पहली वैल्यू यहां जाएगी और दूसरी वैल्यू वहां जाएगी। पर आइडेंटिफिकेशन भी तो जरूरी है, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि वैल्यू जा रही है तो वो कहाँ जा रही है? तो उस मेमोरी लोकेशन को हम एक नाम दे देते हैं जो एक लेबल की तरह से काम करता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप अपने स्कूल टाइम में अपने बुक्स और कॉपीज में नेम स्लिप लगाते थे। नेम स्लिप का फायदा आपको ये होता है कि जैसे ही कोई सब्जेक्ट टीचर आता है और आप उसके सब्जेक्ट की बुक निकालना चाहते हैं, तो क्या आप बुक्स के पेज खोल खोल करके कभी देखते हैं कि ये कौन से सब्जेक्ट की बुक है? नहीं, आप कभी नहीं देखते हैं। आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं नेम स्लिप। जिस सेक्शन में आपने अपने बैग में बुक्स रख रखी होंगी, आप क्या करेंगे, एक एक करके नेम स्लिप देखेंगे और जिसमें वो आपका जो भी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट की टीचर आई हैं उनका सब्जेक्ट दिखेगा, वो बुक आप बाहर निकाल लेंगे। तो बिल्कुल जैसे नेम स्लिप एक लेबल का काम करता है, आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करता है कि ये बुक किस सब्जेक्ट की है, ऐसे ही प्रोग्रामिंग करते समय अगर आप यूजर से कोई वैल्यू मांग रहे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं कि वो वैल्यू क्या होगी, आपको उसके लिए पहले से मेमोरी में कुछ कंटेनर्स बनाने पड़ेंगे। कुछ मतलब कितने? जितनी आप वैल्यू मांग रहे हैं। अगर आप 2 वैल्यू मांग रहे हैं तो 2 कंटेनर बनाने हैं, अगर आप 10 वैल्यूज मांग रहे हैं तो 10 कंटेनर्स बनाने हैं। तो ये कंटेनर्स आप मेमोरी में फिक्स कर देते हैं कि भाई पहली वैल्यू यहाँ जाए, दूसरी वैल्यू यहाँ जाए, तीसरी वैल्यू यहाँ जाए। तो उन कंटेनर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उन कंटेनर्स को डिफरेंट नेम्स देने पड़ते हैं। तो उन चीजों को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। A JavaScript variable is simply a name of storage location. तो स्टोरेज लोकेशन, मेमोरी को जो नाम आप देते हैं, वही जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कहलाता है। There are 2 types of variable in JavaScript. वेरिएबल्स जो हैं वो 2 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। एक होते हैं लोकल वेरिएबल और एक होते हैं ग्लोबल वेरिएबल। देखिए नाम से ही बहुत इजीली हम उन्हें पहचान सकते हैं। लोकल का मतलब जो एक स्पेसिफिक रीजन के लिए ही एक्सेसिबल है। जैसे लोकल बोलते हैं ना, अब मान लीजिए लखनऊ का कोई पर्सन है जिससे आप बात करें तो कहेगा हम तो लोकल के हैं। लोकल के मतलब वो आपकी सिटी में ही है, तो आपको सिटी में अवेलेबल रहेंगे। लेकिन ग्लोबल का मतलब होता है जो सब जगह पर अवेलेबल है। तो लोकल और ग्लोबल 2 तरीके के वेरिएबल इस बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं कि कौन से लोकल है कौन से ग्लोबल है। ये उनके स्कोप के बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी, उनकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं। लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो प्रोग्राम के एक स्पेसिफिक सेगमेंट में ही अवेलेबल रहते हैं, वो पूरे के पूरे कोड के लिए अवेलेबल या एक्सेसिबल नहीं होते हैं। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं विच आर पब्लिक, विच आर ओपन टू ऑल। वो वेरिएबल्स जो पूरे के पूरे प्रोग्राम में, जो आपने पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, उस पूरे कोड में कहीं पर भी आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, वो पूरे प्रोग्राम में आपको अवेलेबल होते हैं। Such kind of variables are known as global variable. There are some rules while declaring a JavaScript variable. अब फिर अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो ये तो पता चल गया कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल का मतलब है हम मेमोरी लोकेशन को कोई नाम देंगे, लेकिन ऐसे ही कुछ भी नाम नहीं दे सकते, माने कुछ भी नहीं लिख सकते। आपको एक मेमोरी लोकेशन को नाम देने के लिए, यानी आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए। वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो काम होता है सबसे पहले कर दिया जाता है, मतलब एज सून एज यू स्टार्ट विद योर स्क्रिप्ट कोड, जैसे ही आप शुरू करते हैं अपना स्क्रिप्ट कोड लिखना, तो सबसे पहले आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इज अ काइंड ऑफ फॉर्मल अनाउंसमेंट। एक तरीके का अनाउंसमेंट होता है
जावा स्क्रिप्ट के लैंग्वेज प्रोसेसर को कि भाई हम इतनी वैल्यूज पे काम करेंगे। जैसे ही वो लाइन हमारी पढ़ी जाती है, हमारा जो लैंग्वेज प्रोसेसर है जो हमारे कोड को प्रोसेस करेगा, जैसे ही वो उस लाइन को पढ़ता है तो पढ़ते ही वो समझ जाता है कि कितनी वैल्यूज यहाँ पर प्रोसेस की जाएंगी। ठीक है, तो अब कैसे एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल को आइडेंटिफायर के नाम से भी जाना जाता है, और आइडेंटिफायर का मतलब ही है कि वो चीज जो आपको मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रही है। किसी भी वेरिएबल का जब आप नाम लिखते हैं तो जो सबसे पहला रूल है वो तो ये है कि नाम जो होना चाहिए वो बहुत ही लॉजिकल होना चाहिए। नाम को देख के पता चल जाए कि किस तरह की वैल्यू स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि एक फॉर्म बनाइए और जिसमें यूजर से उसका नाम और उसकी एज मांगिए, ठीक है, और नाम और एज मांग करके बताइए कि क्या ये यूजर इलेक्शन में वोट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो आपको सबसे पहले उससे वैल्यू मांगनी है। कौन कौन सी वैल्यू मांगनी है? आपको उसका नेम एक्सेप्ट करना है, आपको नहीं पता वो नेम क्या डालने वाला है। आपको उसकी एज एक्सेप्ट करनी है, आपको नहीं पता उसकी एज क्या है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अब आपको ये तो पता चल गया कि हमें दो वैल्यूज को प्रोसेस करना है, हमें एक्सेप्ट करनी है दो वैल्यूज, एक नेम और एक एज। तो ये चीज पढ़ते ही सुनते ही आप डिसाइड कर लेंगे कि हमें दो वेरिएबल चाहिए, एक में नाम जाएगा एक में एज जाएगी, क्योंकि वेरिएबल की ये लिमिटेशन होती है कि एक वेरिएबल जो होता है, सिंगल वेरिएबल कैन होल्ड सिंगल वैल्यू। So to accept and store two values, you need to declare two variables first of all. और वो जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे वो मेमोरी के लिए एक आइडेंटिफिकेशन का काम करेंगे। तो आप उन वेरिएबल्स का नाम क्या देंगे? तो वो नाम भी ऐसे ही होने चाहिए जैसे नाम, अगर नेम स्टोर कर रहे हैं तो वेरिएबल का नाम ही नेम रख दीजिए, अगर एज स्टोर कर रहे हैं तो वेरिएबल का नाम ही एज रख दीजिए। इससे क्या फायदा होगा? वैसे तो देखिए कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है, अगर आप प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत बड़ा फायदा है। फायदा ये होता है कि जब कोई कोड आप लिख देते हैं तो आप ही हमेशा अपने कोड को नहीं देख रहे होते हैं। हो सकता है आप एक सॉफ्टवेयर मतलब जो वेब डेवलपर्स हैं उनकी एक टीम के मेंबर हो, और यूजुअली ऐसा ही होता है ना, एक टीम के हम मेंबर होते हैं। अब अगर आपने वो कोड का सेक्शन बनाया है जो आपसे कहा गया कि भाई एलिजिबिलिटी चेक करिए कि यूजर एलिजिबल है भी वोट करने के लिए या नहीं, तो आपने उस कोड को बनाया और आपके कोड को आपके टीम मेंबर्स देख रहे हैं। तो अगर आपने वेरिएबल्स का नाम एक्स वाई रख दिया, एक वेरिएबल एक्स रख दिया एक वेरिएबल वाई रख दिया, क्योंकि आपने कहा ठीक है मैं ही तो बना रहा हूँ या मैं ही तो बना रही हूँ, मुझे तो पता है कि एक्स में हम नाम स्टोर कर रहे हैं और वाई में हम एज स्टोर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जावास्क्रिप्ट कोड मना कर देगा कि नहीं जी हम एक्स वाई नहीं लेंगे, वो ले लेगा, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपका कोड कोई और देख रहा होगा तो वो आपसे पूछेगा कि एक्स में क्या स्टोर किया है, वाई में क्या स्टोर किया है, क्योंकि एक्स और वाई कोई रिलेटिविटी आ ही नहीं रही है नाम और एज के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कोड को कोई भी और देखे, कोई दूसरा टीम मेंबर देखे, कोई दूसरा प्रोग्रामर देखे, कोई आपका बॉस देखे, तो वो कंफ्यूज ना हो या वो कोई क्वेरी ना क्रिएट करे, उसे दिखाई दे नेम और एज, तो वो समझ जाए कि हाँ नेम में नेम स्टोर हो रहा है और एज में एज स्टोर हो रही है। हालांकि ऐसा कोई रूल मतलब नहीं है, अगर आप एक्स में नेम और वाई में एज स्टोर कर रहे हैं दैट इज परफेक्टली ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप नेम में नेम नहीं स्टोर करेंगे तो कोई एरर थ्रो हो जाएगी, ऐसा नहीं है, आ जाएगा। लेकिन एक अच्छे प्रोग्रामर को एक अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और अच्छी प्रैक्टिस के लिए ही ये चीज शुरू में बता दी जाती है कि जितनी भी वेरिएबल्स आप यूज कर रहे होते हैं प्रोग्राम में, उन वेरिएबल्स को आप उनके रिलेटिव नाम से ही अगर स्टोर करें, डिक्लेयर करें, तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस कहलाती है, अच्छे प्रोग्रामर की पहचान होती है। किसी भी वेरिएबल का नाम जब आप लिखते हैं तो इट शुड स्टार्ट विद अ लेटर, या तो वो किसी अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, अब वो अल्फाबेट आपका लोअर केस अल्फाबेट भी हो सकता है और अपर केस भी हो सकता है, ये आपकी चॉइस है। केसेस कोई भी हो, बस आपको ये डिसाइड करना है कि जिस केस में आप वेरिएबल नेम लिख रहे हैं एट द टाइम यू आर डिक्लेयरिंग, तो वही केस आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज करना है। तो चाहे अपर यूज करें चाहे लोअर यूज करें, या आपकी या मिक्स केस आप यूज करें, वो आपकी चॉइस है। या फिर किसी भी वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, यानी स्टार्टिंग में आप एक स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर लगा सकते हैं, या फिर एक डॉलर सिंबल का भी आप यूज कर सकते हैं। सो अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं टू स्टोर नेम ऑफ द यूजर, तो आप नेम भी लिख सकते हैं, स्मॉल NAME, आप
कैपिटल NAME लिख सकते हैं, आप अंडरस्कोर NAME लिख सकते हैं, या डॉलर NAME लिख सकते हैं। एक साथ आपको लिखना है, बीच में कोई स्पेस नहीं देनी है, क्योंकि वेरिएबल्स के नेम में आप कहीं स्पेस नहीं दे सकते। तो ये आपकी चॉइस है, आपको जावास्क्रिप्ट इन तीन चीजों की वो देता है कि स्टार्ट आपको अल्फाबेट से, अंडरस्कोर से या डॉलर से करना है, तो वो आपकी चॉइस है। आप जैसा भी स्टार्ट करना चाहें, आपने कहा नहीं लेना हमें अंडरस्कोर या डॉलर तो मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर फर्स्ट लेटर वी कैन यूज डिजिट्स। लेटर आपको स्टार्टिंग में तो चाहिए, भले ही आप एक लें, उसके बाद आप डिजिट्स भी ले सकते हैं, पर वेरिएबल का नाम जो होता है वो डिजिट से स्टार्ट कभी नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कह दिया जाए कि आपकी कंपनी में 10 एम्प्लॉइज हैं और आप 10 के 10 एम्प्लॉइज की एज लेना चाहते हैं या उनकी सैलरी स्टोर करना चाहते हैं, तो आप वेरिएबल 10 बार डिक्लेयर करेंगे तो 10 डिफरेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं Sal1, Salary2, Salary3, ऐसे तो ले सकते हैं वेरिएबल का नाम, लेकिन आप ऐसे नहीं ले सकते 1 सैलरी, 2 सैलरी, 3 सैलरी। ये एक इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन है। और अगर आप इसे लिखते हैं, माने अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एंड यू आर स्टार्टिंग विद अ डिजिट, आप एक नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो वेरिएबल आपका जो है एक सक्सेसफुल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट नहीं होता है और वहां पर आपको एरर मिलती है, माने आप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं करा पाएंगे कोड को। लेकिन अगर आप अल्फाबेट से स्टार्ट करके डिजिट पे खत्म करते हैं तो इट्स ओके, आपको ले लेगा वो X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 ले सकते हैं, Age1, Age2, Age3, Name1, Name2, Name3, ओके, सब ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। JavaScript variables are case sensitive. For example, X and X are different variables. ठीक है। अब यहाँ पर हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें हम बता रहे हैं तीन वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, एक X नाम का, एक Y नाम का और एक Z नाम का। और कैसे उन्हें हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है? जब भी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ठीक है, वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय आपको सबसे पहले एक वर्ड यूज करना है, वेर। खाली X लिखने से नहीं होगा, जब आप ये लाइन स्टार्ट करेंगे इस वर्ड से, वेर वर्ड से स्टार्ट करेंगे, तभी एक वेरिएबल डिक्लेरेशन माना जाएगा। तो हमने क्या किया, वेर कीवर्ड लिखा, स्पेस दिया, एक्स वेरिएबल का नाम है और एक्स में वैल्यू क्या डाल दी, 5। ऐसे ही एक वाई वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यू डाली 6। यहाँ पे ये डेट आ रही है, मतलब ये डेट है, ये नहीं लेना है। नेक्स्ट लाइन में हमने जेड डिक्लेयर किया और जेड में हमने एक्स और वाई को ऐड कर दिया। मतलब कुछ ऐसा किया है कि एक्स और वाई की वैल्यू हमें पहले से पता थी तो उन्हें हमने डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज कर दी वैल्यू उनके अंदर, और जेड में उनका सम कर दिया, और फिर कुछ भी करके कुछ स्टेटमेंट यूज करेंगे और फिर जेड को हम प्रिंट करा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अगर इस सेक्शन में देखा जाए तो एक्स, वाई और जेड जो है हमारे तीनों वेरिएबल्स हैं। अगली हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में हमने आपको बताया कि भाई स्कोप के हिसाब से हमारे दो तरीके के टाइप हैं। तो मेजर तो यही दो कैटेगरी हैं, एक लोकल वेरिएबल होते हैं, एक ग्लोबल होते हैं। लेकिन एक और कैटेगरी होती है जिनको हम कहते हैं लूजली टाइप्ड वेरिएबल्स। क्या होते हैं लोकल वेरिएबल्स? जैसे हमने पहले ही आपको बताया कि भाई लोकल वेरिएबल जो कि प्रोग्राम के किसी एक सेक्शन में ही अवेलेबल होंगे, वो पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल अवेलेबल नहीं होते हैं। अ जावास्क्रिप्ट लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इनसाइड ब्लॉक और फंक्शन। किसी एक ब्लॉक में या किसी फंक्शन में डिक्लेयर किए गए होंगे। ये ब्लॉक या फंक्शन पूरे जावास्क्रिप्ट कोड का एक छोटा सा सेक्शन है, ठीक है, और आपने उसके अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो इट इज एक्सेसिबल विद इन द फंक्शन और ब्लॉक ओनली। तो किसी ब्लॉक और फंक्शन के अंदर यदि कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया तो उसकी एक्सेसिबिलिटी भी लिमिट हो जाती है उसी फंक्शन के अंदर। उस फंक्शन के बाहर हो सकता है बहुत सारा कोड लिखा हो, लेकिन वेरिएबल को आप बाहर यूज नहीं कर सकते। जैसे देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है हमने, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, कैसे बनाया अभी आप इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लेकिन इसका मतलब नहीं है कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर इतना ही लिखा है। हम ये मान के चल रहे हैं इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर पहले भी बहुत सारी लाइंस लिखी हैं, इसके करली ब्रेसेस क्लोज होने के बाद भी बहुत सारी लाइंस लिखी हैं, बहुत कुछ यहाँ पर लिखा है। जैसे कि हम आपको दिखा सकते हैं ये, कि मान लीजिए ये स्क्रिप्ट टैग था, यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी हुई थी,
ऐसे 3-4 लाइंस यहाँ लिखी थी, 3-4 लाइंस यहाँ लिखी थी, पर था सब स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो सब कुछ अगर स्क्रिप्ट टैग के अंदर था, ये ऐसे लिखा हुआ था, तो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है हमारा, ये पूरा का पूरा सेक्शन स्क्रिप्ट टैग है पूरा, है ना। देख पा रहे हैं ये स्क्रीन आप लोग? यस मैम। ओके, तो यहाँ पर ये स्क्रिप्ट टैग पूरा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक खत्म हुआ है, जिसमें न जाने कितनी 40, 50, 60 या इससे भी ज्यादा लाइनें लिखी थी। लेकिन इस पूरे स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक फंक्शन हमने बनाया था। अब क्यों बनाते हैं फंक्शन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्या यूज होता है फंक्शन का। पर इस फंक्शन को जब बनाया था, तो फंक्शन का नाम हमने कुछ भी XYZ ABC रख रखा है यहाँ पे फिलहाल। और इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल x डिक्लेयर किया। तो देखिए डिक्लेयर किया तो वही var x, और उसके अंदर एक वैल्यू डाल दी 10। तो ये जो x है, ये एक लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल का मतलब ये है कि इस करली ब्रेसेस के अंदर भी और बहुत सारा कोड होगा, लेकिन इस करली ब्रेसेस के अंदर तो, इस पेयर के अंदर तो इस x को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें x को हम यहां या यहां कहीं यूज कर लें, तो आप नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि x का स्कोप इस जिस लाइन से डिक्लेयर किया गया वहां से शुरू हुआ और करली ब्रेस के क्लोज होते ही खत्म हो गया। तो समझ लीजिए एक तरह से कह सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है वेरिएबल x यहाँ पर जनरेट हुआ, ठीक है, इसकी बर्थ हुई। ऐसा समझ लीजिए कि लाइफ टाइम क्या होती है, इसकी बर्थ यहाँ पर डिक्लेयर करते समय हुई। और इसके बाद इसमें जितनी भी लाइनें लिखी थी क्लोजिंग करली ब्रेसेस से पहले, वहां तो ये कहीं भी यूज किया जा सकता था। लेकिन करली ब्रेस को खत्म करने के बाद इस कोड के नीचे यहाँ कहीं आप इसे एक्स को एक्सेस कर ही नहीं सकते। अगर आप एक्सेस करते हैं तो वो एक्सेसिबिलिटी देता ही नहीं है, और ना ही आप इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स जो एक स्पेसिफिक कोड के अंदर, एक स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर ही यूज किए जा सकते हैं, उस ब्लॉक के बाहर स्क्रिप्ट कोड में वो एक्सेसिबल नहीं होते हैं, उनको अलाउ नहीं होती है एक्सेस, या आप उन्हें प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। ऐसे वेरिएबल्स को हम लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। नाउ कम्स ग्लोबल वेरिएबल्स। जैसा मैंने बोला, ग्लोबल वेरिएबल्स आर पब्लिक, विच मींस इट्स ओपन टू ऑल। तो वो वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो आप पूरे के पूरे कोड में कहीं भी उन्हें यूज कर सकते हैं। चाहे वो किसी फंक्शन के अंदर यूज करना चाहे तो वहां भी यूज कर सकते हैं, और पूरे कोड में आप उन्हें यूज कर सकते हैं। A JavaScript global variable is accessible from any function. फंक्शन के बाहर, फंक्शन के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं। A variable that is declared outside the function, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया गया है और डिक्लेयर्ड विद विंडो ऑब्जेक्ट इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही डिक्लेयर है लेकिन किसी फंक्शन के अंदर नहीं डिक्लेयर किया गया है, तो उसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल में हमने आपको यहाँ दिखाया है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम हमने क्या रख दिया है, डेटा, और उसको वैल्यू हमने क्या दे दी, 200। अब इसके बाद हमने इस प्रोग्राम में जरूरत पड़ने पर बहुत से फंक्शन बनाए। एक फंक्शन बनाया ए नाम का, जिसके अंदर हमने देखिए इस डाटा को यूज किया है, ये वही डाटा है। एक फंक्शन बी नाम का बनाया, इसके अंदर भी डाटा को यूज किया। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि फंक्शन के अंदर अगर कुछ डिक्लेयर किया है तो बाहर नहीं यूज कर सकते, लेकिन फंक्शन के बाहर अगर कुछ डिक्लेयर किया है तो बाहर तो यूज कर ही सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी उसको यूज कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी का कोई इशू नहीं होगा। तो ऐसे वेरिएबल जो स्क्रिप्ट टैग के अंदर फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं, और उन्हें फंक्शन के बाहर भी प्रोसेस किया जा सकता है और किसी फंक्शन के अंदर भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स जो हमारे, दोज आर नोन एज ग्लोबल वेरिएबल्स। तीसरे हैं हमारे लूजली टाइप्ड वेरिएबल्स। लूजली टाइप्ड वेरिएबल्स, देखिए ये एक्चुअली क्या मतलब है इसका, ये कोई टाइप नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जावा एक बहुत ही डायनेमिक लैंग्वेज है, एंड सो इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट भी एक डायनेमिक लैंग्वेज है, और आगे आप लोग भी और डायनेमिक लैंग्वेज पढ़ेंगे जैसे आपके सिलेबस में। तो जावास्क्रिप्ट की एक क्वालिटी होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, तो वैल्यू को स्टोर करते समय हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें कैसी वैल्यू आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम वेरिएबल में
नेम स्टोर कर रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम वेरिएबल में नंबर स्टोर कर रहे होते हैं, मतलब एज स्टोर कर रहे होते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि नंबर भी दो तरीके के हैं, कभी कभी तो हम होल नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भाई आपकी एज क्या है, तो आप ये बताएंगे कि मेरी एज 18 है, 15 है, 40 है, 45 है, ये है एज। लेकिन अगर आपसे आपकी हाइट पूछी जाए, तो हाइट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि एक होल नंबर भी हो सकती है। कुछ लोगों की हाइट 5 फुट होती है, 6 फुट होती है, लेकिन हाइट एक ऐसी वैल्यू भी है जो कि होल नंबर के अलावा डेसिमल वैल्यू भी होती है। जैसे कह दिया भाई 5.2, 4.9, 6.1। तो ये पहले से फिक्स्ड है भाई, नंबर आप डिक्लेयर जरूर कर रहे हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो होल नंबर में ही होती हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि स्टूडेंट, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेंथ अगर आपसे पूछा जाए तो स्ट्रेंथ एक होल नंबर ही है। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमारी क्लास में 12.5 बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, वो एक फिक्स नंबर है, मतलब एक होल नंबर ही है। हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हमारी क्लास में 125 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो होल नंबर ही होते हैं, कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो होल नंबर के फॉर्म में ही होती हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो फ्रैक्शनल भी हो सकती हैं। तो वैसे तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप ऐसे यूज करते हैं नंबर को, तो आपको बताना पड़ता है कि भाई ये एक होल नंबर ही स्टोर करेगा, और आपको बताना पड़ेगा कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू ही स्टोर करेगा, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू के नंबर अलग तरह से ट्रीट होते हैं, और फ्रैक्शनल नंबर्स अलग तरह से ट्रीट होते हैं, और होल नंबर्स अलग तरह से ट्रीट होते हैं। उसी तरीके से आप कभी कभी नाम लेते हैं, तो नाम लेते हैं तो वो एक अलग ही तरह की वैल्यू हो गई। पर जावास्क्रिप्ट में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जावास्क्रिप्ट में लूजली टाइप्ड वेरिएबल का मतलब ही यही है, ऐसे वेरिएबल जो डायनेमिक टाइपिंग को फॉलो करते हों। डायनेमिक टाइपिंग मतलब अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें सपोज आपने कोई एक वैल्यू डाल दी जो कि होल नंबर है, लेकिन बाद में आप उसी वेरिएबल को स्टोर कर रहे, यूज कर रहे हैं किसी स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए, तो ये सक्सेसफुली ये काम करा देगा। मतलब आप, लिमिटेशन नहीं है इस बात की कि अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें नाम ही आपने डालना है तो वो नाम ही स्टोर करेगा। अगर जरूरत है तो आपने कहा उसी का यूज हम एज स्टोर करने के लिए भी कर लेंगे। हालांकि बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस चीज की परमिशन नहीं देती हैं, इनफैक्ट जावा भी नहीं देती है। यही डिफरेंस है जावा में और जावास्क्रिप्ट में, मतलब ऐसे ही कुछ डिफरेंसेस हैं। जावा में आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ होल नंबर आ रहा है तो होल नंबर का मतलब होल नंबर ही आएगा। अगर आपने कह दिया कि यहाँ पर एक फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी डेसिमल वाली, तो डेसिमल ही आएगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। कैसे? ये देखिए, हमने आपको यहाँ पर एक कोड लिख करके दिखाया है, सैंपल कोड है हमारा। स्क्रिप्ट से स्टार्ट हो रहा है, स्क्रिप्ट से क्लोज हो रहा है। यहाँ हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वैर हमें लिखना ही है a इज इक्वल टू 1। तो इस लाइन को पढ़ के तो देखिए जावास्क्रिप्ट को ये पता चल रहा है कि a में एक होल नंबर जा रहा है। लेकिन अगर उसी के जस्ट नेक्स्ट लाइन में हम लिख दें a इज इक्वल टू 2.5, तो यही a जो एक होल नंबर स्टोर कर रहा था, यही a एक फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर कर रहा है। अब नेक्स्ट लाइन में लिख दिया a इज इक्वल टू ट्रू, तो यही a एक लॉजिकल वैल्यू स्टोर कर रहा है। a इज इक्वल टू नल लिख दिया, तो a जो है एक नल वैल्यू स्टोर कर रहा है, और यही a एक नाइटेक यानी एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है, अल्फाबेट्स का कलेक्शन स्टोर कर रहा है। तो वेरिएबल एक ही है, लेकिन ये मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो ऐसे वेरिएबल्स जो कि आपको ये जरूरत नहीं पड़ती बताने की कि वो किस तरह की वैल्यू स्टोर करे, जैसी वैल्यू उसमें डाल देते हैं वो उसी तरह के हो जाते हैं, उनको हम लूजली टाइप्ड वेरिएबल्स कहते हैं। लूजली टाइप्ड वेरिएबल्स का नेचर बिल्कुल पानी की तरह होता है। जैसे आप पानी को किसी भी कंटेनर में डालते हैं, तो पानी उसी कंटेनर का शेप, साइज और कलर ले लेता है ना। अगर आपने एक ग्रीन कलर के ग्लास में सपोज पानी डाला, तो ग्लास का कलर क्योंकि ग्रीन है तो वाटर का कलर भी ग्रीन हो जाएगा। अगर आपने रेड कलर के ग्लास में डाला तो पानी भी आपको लाल दिखने लगता है और उसी ग्लास की शेप का हो जाता है। यानी पानी जिसमें डाल दीजिए वो उसी का रूप रंग ले लेता है। ऐसे ही लूजली टाइप्ड वेरिएबल्स होते हैं कि जैसी वैल्यू उसमें डाल दीजिए वेरिएबल उसी टाइप का बन जाता है। नंबर डाला होल नंबर, तो होल नंबर टाइप का हो गया, फ्रैक्शनल वैल्यू डाली तो उसी टाइप का हो गया। जावास्क्रिप्ट इज अ लूजली टाइप्ड लैंग्वेज, मीनिंग एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज इसीलिए कहलाती है जावास्क्रिप्ट। इसका क्या मतलब है? यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल इन एडवांस। जैसे मैंने बोला कि आपको
बाकी लैंग्वेजेस में ये बताना पड़ता है कि किस तरह के वेरिएबल में कैसी वैल्यू आने वाली है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में एडवांस में आपको कुछ ऐसा बताना नहीं पड़ता कि इसमें कैसी वैल्यू आएगी। जैसी वैल्यू उसमें डाल दी जाएगी वैसी ही वैल्यू वेरिएबल की हो जाएगी, उसी टाइप का वेरिएबल हो जाएगा। तो ये 3 तरीके के हमारे जो है वेरिएबल्स होते हैं। हाँ, एक वेरिएबल एक ही वैल्यू होल्ड करता है, तभी तो देखिए अभी तो यही तो चीज दिखाई है, एक बार में वैल्यू में 1 है, ए में 1 है, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं ए इज इक्वल टू 2.5 तो 1 नहीं रहता उसमें, 1 चला गया, 2.5 ने 1 को रिप्लेस कर दिया, ट्रू लिख दिया तो 2.5 हट गया, अब ए में टू ट्रू आ गया, नल लिख दिया तो ट्रू हट गया, नल आ गया, नाइटेक लिख दिया तो नाइटेक आ गया। यानी कि एक बार में एक ही वैल्यू ले रहा है, लेकिन इसका टाइप बराबर बदलता जा रहा है। अब बात करते हैं हम कीवर्ड्स की। जावा स्क्रिप्ट में या किसी भी लैंग्वेज में कुछ बहुत ही स्पेशल वर्ड्स हम यूज करते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनका नाम और उनका काम, उनका मीनिंग पहले से ही जावा स्क्रिप्ट के अंदर अंदर स्टोर्ड है, फिक्स है, आप उन्हें अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकते। जैसे अभी कुछ 2 स्लाइड्स आपने इससे पहले देखी, तो दोनों में एक वर्ड आपने देखा वेर, VAR वर्ड अगर देखा जाए, अगर हम इंग्लिश का वर्ड बोले तो इंग्लिश में वेर कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है हम लोगों के लिए, वेर का कोई मतलब होता ही नहीं है ना। लेकिन अगर यही वर्ड जावास्क्रिप्ट में यूज करा जा रहा है, तो ये वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो ये जावास्क्रिप्ट में पहले से निश्चित कर दिया गया, बता दिया गया कि जहां पे लिखा हो वेर और उसके आगे वेरिएबल का नाम लिखा हो और उसके बाद इज इक्वल टू के साथ वैल्यू लिखी हो, इसका मतलब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ऐसे ही जावा में न जाने कितने वर्ड्स हैं जो पहले से स्टोर किए गए हैं और उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग और उनका टास्क पहले से डिफाइंड है, इनबिल्ट है, प्री डिफाइंड है। ऐसे वर्ड्स को जावा स्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स कहा जाता है। कीवर्ड्स को हम रिजर्व्ड वर्ड्स भी बोलते हैं। रिजर्व्ड वर्ड्स यानी ऐसे वर्ड्स जो पहले से रिजर्व्ड हैं और अपने नाम और काम के साथ, उन्हें आप अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे ही 3 कीवर्ड्स यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, एक है वेर कीवर्ड, एक है लेट कीवर्ड और एक है कॉन्स्ट कीवर्ड। तीनों को वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन तीनों का काम अलग अलग है। तो क्या क्या इनका, कैसे इन्हें यूज किया जाता है, वो हम डिफरेंस है वो हम आपको बताएंगे। वेर डिक्लेरेशंस आर ग्लोबली स्कोप्ड और फंक्शन स्कोप्ड। वेर जब आप यूज करते हैं तो ग्लोबल स्कोप के लिए वेरिएबल जब आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं तब आप वेर कीवर्ड यूज करते हैं, या अगर आप किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो आप तब भी वेर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। लेकिन लेट और कॉन्स्ट का यूज ग्लोबल डिक्लेरेशन के लिए नहीं किया जाता है, उन्हें जब एक लोकल डिक्लेरेशन के लिए यूज करना होता है तब आप लेट या कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। वेयर वेरिएबल्स कैन बी अपडेटेड। अब देखिए वेयर जो है वो वेरिएबल है, उसका नाम है, उसको अपडेट कर सकते हैं, मतलब उसे मॉडिफाई किया जा सकता है। एंड रीडिक्लेयर्ड विद इन इट्स स्कोप, और उन्हें रीडिक्लेयर भी किया जा सकता है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, हमने लिखा था वेयर ए इज इक्वल टू 1, फिर हमने लिख दिया था वेयर ए इज इक्वल टू 2.5, तो देखिए ए को अपडेट कर दिया गया और रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। लेकिन लेट वेरिएबल्स में, अब लेट अगर आप कीवर्ड यूज कर रहे हैं और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उन्हें अपडेट तो किया जा सकता है लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। लेट कीवर्ड के साथ जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं वो अपडेट तो हो सकते हैं मगर उनका रीडिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं है। जबकि कॉन्स्ट एक ऐसा वेरिएबल का कीवर्ड है कि जिसमें ना तो अपडेशन पॉसिबल है ना ही रीडिक्लेरेशन। तो कॉन्स्ट का जो मतलब, कॉन्स्ट तो शॉर्ट फॉर्म है, लिखते कॉन्स्ट है, लेकिन एक्चुअली कॉन्स्ट का मतलब होता क्या है, कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट विच इज फिक्स विच कैन नॉट बी अपडेटेड। तो इसीलिए कॉन्स्ट का मतलब ही है कि प्रोग्राम में जब भी कोई ऐसा वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना होता है जिसकी वैल्यू हम फिक्स रखना चाहते हैं, हम चाहते ही नहीं कि वो कभी अपडेट हो या उसको दोबारा से डिक्लेयर किया जाए, तो उसे हम कीवर्ड कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर करते हैं। They are all hoisted to the top of their scope, but where variables are initialized with undefined, let and const variables are not initialized. मतलब
वैर और वैर वेरिएबल से जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैर कीवर्ड के साथ में, तो आप उन्हें इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल्स को इनिशियलाइज नहीं किया जाता है। While var and let can be declared without being initialized, const must be initialized during declaration. इनको डिक्लेरेशन के टाइम पर एक वैल्यू चाहिए होगी, इनको आप एक वैल्यू पहले से देंगे तभी ये एक्सेस करेंगे, तभी इनका यूज किया जा सकता है कॉन्स्ट का। कैसे, हम आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं। पहले हम वेर कीवर्ड का यूज करके दिखा रहे हैं। सपोज हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम हमने रख दिया ग्रीट। अब ये हमारा कोड है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हमने ये पूरा फंक्शन बनाया जिसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए नाम का, वेर ए इज इक्वल टू 10। ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट थी जिसमें हमने ये डिक्लेयर किया कि एक मेमोरी लोकेशन को नाम दे दीजिए ए और उसके अंदर वैल्यू डाल दीजिए 10। लेकिन अगर आप फिर से लिखते हैं वेर ए इज इक्वल टू 20, तो देखिए ए को यहाँ पर अपडेट भी कर दिया गया, 10 की जगह पर उसकी वैल्यू क्या हो गई 20, और रीडिक्लेयर भी कर दिया गया, उसको दोबारा से डिक्लेयर भी कर दिया गया। तो ये चीज पॉसिबल है, वेर कीवर्ड के साथ यदि ये किया है तो ये चीज पॉसिबल है। लेट कीवर्ड अगर आप यूज करते हैं, देखिए ऐसे ही फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू 10, लेट ए इज इक्वल टू 20, क्योंकि कहा गया कि भाई आप रीडिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप ये प्रोग्राम लिखेंगे तो आपका जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर एरर आ जाएगी, और क्या एरर दिखाएगा, आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, यानी ए को पहले से डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसीलिए बताया गया ए को अपडेट तो कर सकते थे, मतलब ए इज इक्वल टू 20 लिख देते तो चलता, गलत नहीं था, लेकिन आप रीडिक्लेयर उसे नहीं कर सकते हैं। तो ये फर्क है लेट में और ए उसमें क्या नाम है वेर में। जबकि कॉन्स्ट में क्या होता है, इफ आई डिफाइंड अ कॉन्स्ट वेरिएबल, अब अगर हमने कोई कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया तो कीवर्ड हमने यूज किया कॉन्स्ट, वेरिएबल का नाम की है और उसमें वैल्यू डाल दी XYZ123, तो उसके बाद अगर हम उसे रीडिक्लेयर कर रहे हैं या उसकी वैल्यू अपडेट कर रहे हैं तो यहां पर एरर आ जाएगी। क्या एरर आएगी, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि एक कांस्टेंट वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया है उसको आप असाइन कर रहे हैं, तो जो वैल्यू उसमें असाइन कर दी गई है वही यूज करेंगे। अगर यहाँ पर XYZ123 लिखा होता तब तो चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपने उसको अपडेट किया है तो ये चीज यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जैसे एक शब्द हम यूज करते हैं वेरिएबल, जावा स्क्रिप्ट में एक और वर्ड यूज होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स वो सिंबल्स हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स पर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। जावा स्क्रिप्ट में भी अपनी एक लिस्ट है कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स की, बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स क्यों होते हैं, क्योंकि बहुत सारी तरह का काम करना है। पहली कैटेगरी है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यानी नाम से ही पता चल रहा है कि वो ऑपरेटर जिनकी मदद से आप कोई मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करेंगे। कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स, मतलब जिनकी मदद से आप कंपेयर करेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो मेमोरी की सिंगल बिट को प्रोसेस करने में आपको हेल्प करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने में आपको हेल्प करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो आपको वैल्यू को वेरिएबल को के अंदर वैल्यू को असाइन करने में आपकी हेल्प करेंगे। स्पेशल ऑपरेटर्स ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जो बहुत ही स्पेशल सिचुएशन में यूज किए जाते हैं, या एक्चुअली ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि कभी कभी कोई कोड जो आप लंबा लिख रहे हैं इनकी मदद से उसी कोड को शॉर्ट लिख सकते हैं, मतलब लेंदी कोड को कट शॉर्ट किया जा सकता है। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की को हम देखते हैं। यहाँ पर हमने आपको एक टेबल के थ्रू दिखा रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो ऑपरेटर्स हैं जो मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सिंबल्स हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, जिसमें सबसे पहला सिंबल है प्लस। प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं एडिशन के लिए। जैसे अगर आपने यहाँ पे कोई दो वेरिएबल डिक्लेयर किए होते और या आपने दो वैल्यू ले ली 10 + 20 = 30, तो दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं। इस सिंबल का नाम होता है हाइफन, माइनस है वैसे तो, लेकिन
सिंबल का नाम है हाइफन। सब्ट्रैक्शन में यूज होता है 20 माइनस 10 अगर आप लिखेंगे तो आपका 20 में से 10 लेस हो जाएगा और 10 आ जाएगा। अगर आपने 10 माइनस 20 लिख दिया होता तो यहाँ माइनस 10 आ जाता। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नंबर ही आएगा। फिर स्टार यानी कि एस्टेरिस्क ऑपरेटर हम यूज करते हैं और इसका काम होता है मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना। तो ये हमें क्या रिटर्न करता है, ये हमें प्रोडक्ट रिटर्न करता है। जैसे 10 इंटू 20 करेंगे तो 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 200। ये मल्टीप्लाई करके वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। डिवाइड करने के लिए आप ऑब्लिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो आप 20 यानी ये न्यूमरेटर है, ऑब्लिक 10 ये डिनोमिनेटर है, तो 20 अपॉन 10 विल बी 2। पर डिवीजन में जब आप ऑब्लिक ऑपरेटर यूज करते हैं तो ये कोशेंट रिटर्न करता है, यानी ऊपर क्या वैल्यू बची जो कि आपने अभी तक मैथमेटिक्स में परफॉर्म किया है। जब जब आपने डिवीजन किया तो आपने कोशेंट ही रिटर्न किया आंसर के रूप में। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हमें कई बार रिमाइंडर यानी नीचे क्या बचा वो भी चाहिए होता है। हो सकता है अभी आपके मन में आ रहा हो कि मैम कभी भी नहीं चाहिए होगा नीचे, हम कभी देखेंगे रिमाइंडर, लेकिन जरूरत पड़ेगी आगे प्रोग्राम्स जब हम बनाएंगे तो देखेंगे। तो जब अगर आपको निकालना है कि नीचे कितना बचा तो उसके लिए ऑब्लिक ऑपरेटर काम नहीं करता, तब आप परसेंटेज सिंबल यूज करते हैं। सिंबल तो परसेंटेज का होता है लेकिन हम इसे मॉडुलो या मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। मॉडुलो ऑपरेटर का काम रिमाइंडर रिटर्न करना होता है। तो ये क्या करता है, न्यूमरेटर को डिवाइड करता है डिनोमिनेटर से, यानी 20 डिवाइड हुआ 10 से और नीचे कितना बचा वो दे देगा। जबकि 20 डिवाइड हुआ 10 से और ऊपर कितना बचा वो देखना है तो ऑब्लिक ऑपरेटर से आप इसको देख सकते हैं। फिर एक ऑपरेटर है आपका प्लस प्लस। सिर्फ सिंगल प्लस नहीं है, प्लस प्लस है। प्लस प्लस का मतलब है वैल्यू में 1 इंक्रीज कीजिए, चाहे वेरिएबल की कोई भी वैल्यू है उसमें 1 डालिए। जैसे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a, उसमें वैल्यू डाल दी 10, उसकी अगली लाइन में लिख दिया a प्लस प्लस। तो अगर अब आप a को प्रिंट कराएं तो a की वैल्यू हो चुकी है 11, यानी 10 ऑलरेडी उसमें था, अब उसमें इंक्रीमेंट हो गया, एक वैल्यू इंक्रीज हो गई। इसी तरह से अगर आपको एक ही वैल्यू डिक्रीज करनी है तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस का यूज करेंगे। a 10 था, आपने a माइनस माइनस कर दिया तो अब a क्या बन गया, 9 बन गया। इतने ही आज डिस्कस करेंगे। इसके आगे अभी टाइम लगेगा अभी इस चैप्टर में ये बेसिक्स डिस्कस करने में, तो इसके बाद आगे की और जो कैटेगरी है वो भी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोगों के पास स्टडी मटेरियल देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक है वो आप देख लीजिएगा। और कुछ ऐसी चीज अगर आपको लगती है जो आपको नहीं समझ में आ रही है या हमारे इसमें प्रेजेंटेशन के कंटेंट में नहीं है तो आप बताइएगा, हम उसको आपके लिए क्लैरिफाई कर देंगे। सो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द डे।